वेलकम टू जीके जीएस सेंटर। आज हम एनसीईआरटी साइंस बेस्ड क्लास 6 to 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी प्री एवं अन्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आने वाले परीक्षाओं में एनसीईआरटी से प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने आपके सहयोग के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के साइंस से जो भी एनसीईआरटी से आने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस कुछ पार्ट्स में आएंगे। हर एक पार्ट में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, कभी 15 प्रश्न भी हो सकते हैं। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 साइंस से आने वाले प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। ये पार्ट 1 है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि क्लास 6 से आपको टोटल 50 प्रश्न दिए जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल 5 पार्ट आपके क्लास 6 से होंगे। इसी प्रकार से वर्ग 7, वर्ग 8, वर्ग 9 एवं वर्ग 10 से 50-50 प्रश्नों के आपके एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिससे आप खुद देख सकते हैं कि कुल 5 वर्ग हैं, तो कुल प्रश्नों की जो संख्याएं यहाँ हो जाएंगी वो लगभग 300 के आसपास हो जाएंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी ने एनसीईआरटी जरूर पढ़ा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। इसीलिए एनसीईआरटी के जो अंदर से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, किसी एक शब्द को लेकर या किसी एक सेंटेंस या वाक्य के आधार पर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, इसी आधार पे हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके जो टीआरई 3 परीक्षा होने वाली है बीपीएससी की, वो परीक्षा होने से पहले पहले आपको इस पर रिवीजन करा दिया जाए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आज इस सीरीज में क्लास 6 से किन किन प्रश्नों को लिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है? यानी कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो भोजन को पकाते समय वो नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपको दिया गया है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई एवं विटामिन डी। आप कुछ समय रुककर इसके आंसर कर सकते हैं। आगे हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आपको यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं। हम डिस्कस हिंदी पे करेंगे, इंग्लिश के प्रश्नों को आप देखते चलेंगे। जिन्हें इंग्लिश की आवश्यकता है वो इंग्लिश को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन क्या दिया गया है, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर दिया गया है बी, और सॉल्यूशन दिया गया है कि पकने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अर्थात जब हम खाने को पकाते हैं तो जो विटामिन सी होता है वो गर्मी की वजह से नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ और भी सूचनाएं आपको दी गई हैं विटामिन से संबंधित, जिसमें सबसे पहले आपको दिया गया है विटामिन B7 यानी विटामिन B7 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसकी कमी से लकवे की शिकायत, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, वृद्धि में कमी आदि। विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से रुधिर में कमी होती है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलने लगते हैं, अस्थियों के चारों ओर स्राव उत्पन्न जमा हो जाता है, जरा सी चोट के पर रुधिर निकलने लगता है जिसको हम लोग स्कर्वी के रूप में जानते हैं, अस्थियां कमजोर होने लगती हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग जिसको रिकेट्स कहते हैं, कमजोर दांत एवं दांतों का सड़ना इत्यादि। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है,
वृक्षांश निम्न में से किस में सहायता करता है? जो रफेज होते हैं, खाने में जो हम रफेज का उपयोग करते हैं, वो हमारे शरीर में किस में सहायता करता है? तो आपके ऑप्शन है: ए भोजन को पचाने में, बी बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में, सी रोगों से रक्षा करने में, डी इनमें से एक से अधिक। चलिए आप थोड़ा सा समय लेकर इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया है बी। खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होता है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ाते हैं। इसका आयतन बढ़ाने का अर्थ है यहाँ कि भोजन के आयतन को बढ़ाते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में, जो भोजन पच नहीं पाते उन्हें बाहर निकालने में वृक्षांश हमारा सहयोग करता है। चलिए हम अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, आरोही पौधे निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, आरोही पौधे होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो शाख होते हैं, झाड़ी होती हैं, वृक्ष होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? आप इसका सॉल्यूशन थोड़ा खुद से बनाने का प्रयत्न करें। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका आंसर दिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात कोई भी जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं वो ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन में से किसी में नहीं आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो तीन ऑप्शन दिए गए उनके कुछ सॉल्यूशन आपको यहाँ बताया गया है। हरे एवं कोमल सॉरी एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। जो हरे और कोमल तने वाले होते हैं वो शाक कहलाते हैं। सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें शाखाएं नहीं होती। दूसरा, कुछ पौधों में शाखाएं तनों के आधार के समीप निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ होते हैं एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पिलता कहते हैं, यानी कि क्लाइंबिंग प्लांट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो तीन आपको दिए गए हैं ऊपर में, वृक्ष के बारे में, ठीक है, झाड़ियों के बारे में, उसी प्रकार से आपको शाक पौधों के बारे में दिखाया गया है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो ऊपर दिया गया है, इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए हम अब अगले अपने प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, तिलचट्टे में कितने जोड़े पाद होते हैं, यानी कि पैर होते हैं, लेग्स कितने होते हैं? सॉरी, 6 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी। कुछ देर पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन देखें, स्वयं से करने का प्रयत्न करें। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। इसका आंसर है सी, तिलचट्टे। अब देखते हैं इसमें क्या डिफाइंड किया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके क्या डिफाइंड किया गया है। तिलचट्टे जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाएं होती हैं। पैर की पेशियाएं उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियाएं तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 3 जोड़ी यहाँ बात की जा रही है कि 3 जोड़ी होती हैं, तो इसका सही आंसर चूंकि सी है 3 जोड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ सही सॉल्यूशन क्या दिया गया है, 3 जोड़ी। तिलचट्टे में कितनी जोड़ी पाद होते हैं, तो 3 जोड़ी होती है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसकी आकृति धारा रेखीय है होती है या धारा रेखीय है। ऑप्शन दिया गया है घोंगा, मछली, सर्प, इनमें से एक से अधिक। आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन थोड़ा देर ढूंढें। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। इसका सही आंसर है बी। और एक्सप्लेनेशन कहता है कि मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। फ्रेंड्स, ये जो सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं ये एनसीईआरटी में ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं और उन्हीं स्टेटमेंट्स से इन क्वेश्चंस को बनाया गया है और वही स्टेटमेंट सॉल्यूशन के तौर पे आपको दिए गए हैं, जिसको आप वेरीफाई भी स्वयं कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़कर। किंतु आपके पास अभी इतना समय नहीं है, तो आप केवल इन प्रश्नों को देखें और सॉल्व करने का प्रयत्न करें। साथ ही जो हमने सॉल्यूशन दिया है उसे भी आप पढ़ें। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड है और चूंकि अभी क्वेश्चन भी इस प्रकार से आने लगे हैं कि स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और स्टेटमेंट पढ़कर उनका उत्तर देना होता है। तो क्वेश्चन है कि मछली के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। निम्न कथन को पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका रहता है। पग तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं। मछली के पग दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य कथन के को चयन करना है। तो आपका ऑप्शन ए है 1 व 2, बी है 2 व 3, सी दिया गया है 1 2 3 तीनों और डी दिया गया है केवल 2। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। इसका आंसर दिया गया है बी। आप यहाँ देख सकते हैं इसके आंसर को बी लिया गया है, यानी कि 2 और 3 केवल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पग तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट मछली के पग दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं और हमारा सही सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा बी। चलिए सॉल्यूशन थोड़ा पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। देखिए मछलियों का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। इनकी अस्थियां अब अगर यदि हम स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ कंकाल दृढ़ अस्थियां लिखा गया है। देखिए इसी प्रकार से आपको स्टेटमेंट में उलझाया जाता है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो इसलिए इस प्रकार से ताकि आप अवेयर रहें कि आने वाला जो प्रश्न है एग्जामिनेशन में वो किस प्रकार के होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अस्थियां लिखा गया है जबकि दृढ़ पेशियों से ढका होता है। मछली के शरीर पर और भी पक होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। इस प्रकार से एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे 2 स्टेटमेंट केवल सही है, दूसरा और तीसरा। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न 7वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें गिल यानी क्लोम नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें गिल या क्लोम नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए है ऑक्टोपस, बी है डॉल्फिन, सी है व्हेल और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन है डी, एक से अधिक।
तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि स्क्वाइड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानी क्लोम होते हैं, यानी कि जो ऑक्टोपस है उसमें गिल एवं क्लोम होते हैं, स्क्विड में भी होते हैं। जबकि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। जो डॉल्फिन और व्हेल होते हैं इनमें गिल्स नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित, जो सिर पे इनके स्थित नसा द्वार होता है, यानी नाक का जो द्वार होता है, अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। वात छिद्र मतलब जो रोम पे जो छिद्र होती हैं उससे ये सांस लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो ऐसे जलीय जंतु होते हैं जिनमें गिल या क्लोम नहीं पाए जाते हैं। एक तो हो गया आपका डॉल्फिन और दूसरा व्हेल, जबकि ऑक्टोपस में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न और 8वां प्रश्न है, पौधों अथवा जंतु की वे संरचनाएं अथवा स्वभाव जो किसी क्षेत्र में उसे रहने योग्य बनाती हैं क्या कहलाती हैं, यानी कहलाती क्या है। ऑप्शन ए है आवास, बी अनुकूलन, सी निकेत, डी पर्यावास। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, आंसर है इसका बी, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया है आपको अनुकूलन। यानी हमारा अनुकूलन जो है, ये अनुकूलन एक ऐसी संरचना या स्वभाव है जिसके कारण ही कोई भी पौधे एवं जंतु किसी क्षेत्र विशेष में रहने योग्य बनती है। चलिए सॉल्यूशन एक बार देख लें कि सॉल्यूशन में क्या लिखा गया है। सजीवों की सभी किस्मों में ऐसे कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन एक ऐसे संरचना भी हो सकती है या एक स्वभाव हो सकता है जिसके कारण उस आवास में वो जंतु आसानी से रह सकता है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, अधिकतर पौधे कायिक भागों द्वारा नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे को छूट गया है। अधिकतर पौधे कायिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, आलू कायिक प्रजनन का उदाहरण है। अब हमें सत्य कथन का चयन करना है। आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी दिया गया है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। सी है केवल 1 और 2 यानी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन दिया गया ना तो 1 और ना ही 2 सही है। आप थोड़ा देर इसे रुककर बना सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पे हम बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन और आंसर दिया गया है बी, हमें सत्य कथन की पहचान करनी थी और बी दिया जा रहा है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। आप ध्यान से यदि स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ कहा गया अधिकतर पौधे कायिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ऐसे ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अधिकतर नहीं, कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जो कायिक भागों द्वारा नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। जबकि ये स्टेटमेंट सही है कि आलू कायिक प्रजनन का उदाहरण है। चलिए सॉल्यूशन में थोड़ा इसे देख लेते हैं हम कि सॉल्यूशन क्या कह रहा है। तो सॉल्यूशन में दिया गया है कि बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करा के नए पौधे उगा सकते हैं।
कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कायिक प्रजनन होता है, अधिकांश पौधों में नहीं, कुछ पौधों में होता है, जबकि आलू इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। चलिए आज के हम अपने अगले प्रश्न, और जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा, उसे हम देखते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और इसके आंसर भी ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चावल में वसा की मात्रा अत्यधिक होती है। वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया कि चावल में वसा की मात्रा अत्यधिक होती है, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। अब हमें यहाँ सत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए दिया जा रहा है केवल 1, बी दिया गया केवल 2, सी दिया जा रहा है 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या कहता है। तो इसका सॉल्यूशन और आंसर है बी। आंसर क्या दिया जा रहा है? बी। और बी में कितने स्टेटमेंट को सही माना गया? केवल दूसरा स्टेटमेंट सही माना गया। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी कि चावल में वसा की मात्रा अत्यधिक नहीं होती है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक होती है, और वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, इसलिए दूसरा को स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं थोड़ा। सॉल्यूशन में क्या कहा जा रहा है? चावल में कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। इस प्रकार से हमारा आज का ये 10 प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में सहयोग पहुंचाएंगे, और आपसे हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जो भी परीक्षार्थी हैं उन्हें इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।